नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्विगी का आईपीओ आज यानी 6 नवंबर को शुरू हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, 8 तारीख तक चलेगा। थोड़ा-सा डिटेल्स देख लेते हैं स्विगी आईपीओ और ज़ोमैटो से कंपेयर कर लेंगे, देखते हैं कैसे क्या करना है। बहुत डिटेल में नहीं रहेगा वीडियो, छोटा-सा रहेगा। आईपीओ गेम जो लिस्टिंग गेम के लिए होता है, जो नॉर्मल बायर होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, वो कभी भी बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं आईपीओ स्पेशल वेबसाइट चित्तौड़गढ़ पे, देखते हैं क्या बता रहे हैं। ₹390 का इन्होंने प्राइस रखा है। देखिए 371 टू 390 है, बट जिस तरह का डिमांड है, अगर आपने 390 पे अप्लाई नहीं किया तो आपके मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। टोटल 38 शेयर मिलेंगे आपको इसमें। ₹14,820 लगाने हैं। स्विगी के बारे में ज़्यादा बात करनी होती है। फूड डिलीवरी सर्विसेज, डार्क स्टोर, इंस्टामार्ट, इस तरह की सर्विसेज देते हैं। और अलॉटमेंट मिलेगा 11 नवंबर को देखेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ₹25 का डिस्काउंट है। फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू कम है, ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है। लिस्टिंग जो होगी इसकी 13 नवंबर को होगी। कंपनी की वही 5 बिजनेस यूनिट है जो ऑलमोस्ट सेम है। ज़ोमैटो के साथ भी फूड डिलीवरी, आउट ऑफ होम कंजप्शन जिसमें डिनर रिजर्वेशन करा सकते हैं आप। क्विक कॉमर्स उनके पास है, ब्लिंकिट इनके पास है, इंस्टामार्ट, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन B2B उनके पास अपना हाइपर प्योर है, इनके पास अपना बिजनेस है। और फिर प्लेटफॉर्म आ जाता है जैसे स्विगी जीनी और स्विगी मिनीज। स्विगी जीनीज में क्या आपको सामान चाहिए वो आपको सामान ला के देंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो यही आती है कि क्या स्विगी प्रॉफिटेबल है? एक स्टार्टअप कंपनी है, प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनके ईयरली देखोगे तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो सीधा। ऐसे तो बहुत कुछ दे सकते हो, एसेट सेल्स रेवेन्यू सब देख सकते हो, सब देखना भी चाहिए। बट आप देखो क्या इनके पास प्रॉफिट बनाने लगे हैं। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 3600 करोड़ का लॉस था। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 4180 करोड़ का लॉस था। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 2350 करोड़ का लॉस था। और अभी 30 जून तक एक क्वार्टर में 611 करोड़ का ये लॉस कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, स्विगी के आईपीओ का? क्यों? सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रीपेमेंट जो इनकी सब्सिडरी है उसमें। क्विक कॉमर्स डार्क स्टोर एक्सपेंशन जो करेंगे, डार्क स्टोर बनाने के लिए लीज लाइसेंस के लिए पैसा चाहिए, वो यूज करेंगे। अपने टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे, ब्रांड मार्केटिंग के लिए पैसा देंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए देंगे। तो डेट भी कम होगा, नए लाइसेंस स्टोर्स भी बनेंगे, तो उस तरह से होगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम ज़ोमैटो के साथ। ज़ोमैटो का भी मैंने आईपीओ जब इस चित्तौड़गढ़ पे आया था तभी खोल के बैठा हूँ मैं। तो अगर आप तब देखोगे तो तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ये भी काफ़ी बड़े-बड़े लॉस पोस्ट कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो 23,000 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रहे थे, 8,000 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जब ज़ोमैटो आया था तो वो बहुत सुनहरा था। हाँ, उसका प्राइस वैल्यू बहुत कम था। ऐसा नहीं कि वो ₹390 पे आया था। वो 74-76 के आसपास आया था, 76 पे आया था। तो अ, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। देखिए, आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए होता है, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देखना है। पर पॉइंट ये है कि क्या अब ज़ोमैटो पॉजिटिव हो गया है? और ये ज़ोमैटो का आप देखना भी है कि किस तरह से एप्लीकेशन उसकी आई थी ज़ोमैटो की। अच्छे खासा था, रिटेल ने भी जम के सब्सक्रिप्शन किया था इसमें। देखना है कि हमको रिजल्ट से कंपेयर करना है। अगर आप एनुअल रिजल्ट देखो, क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो ज़ोमैटो पॉजिटिव में आ चुकी है। यहाँ तो उन्होंने देखिए टैक्स के साथ पूरा नंबर्स के साथ गेम खेलना बहुत आसान होता है, तो ये कर लिया। लेकिन अब ये हेल्दी लगातार पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस बार डिप ज़रूर हुआ टैक्स के इम्प्लीकेशंस की वजह से, बट ये पॉजिटिव हो चुके हैं और इनका ब्लिंकिट बिज़नेस भी, क्विक कॉमर्स बिज़नेस भी एकदम बूमिंग पर है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे देखो लोगे ना, तो तब भी आप लास्ट ईयर देखो तो 291 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और टैक्स के साथ कुछ मिला के इनको 351 करोड़ नेट पॉजिटिव थे। इस वक्त भी ट्रेलिंग 2 मंथ में 742 करोड़ का है। बट आप ये बात यहाँ पे आर्गुमेंट के लिए कह सकते हो कि ज़ोमैटो के पास अब आईपीओ का पैसा आ चुका है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उनके लॉसेस, डेट्स कम हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया है डार्क स्टोर, तो वो फंड्स जो उनको चाहिए थे वो मिल चुके हैं मार्केट में लिस्ट करा के। वो अभी स्विगी के पास नहीं है। बिल्कुल इसको देखना है, ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन मार्केट शेयर अभी भी देखोगे ना तो ज़ोमैटो का ही है। एक टाइम क्लोज़ होता था लेकिन वो टाइम बहुत पुराना चला गया। मार्च 24 के हिसाब से 56.59, यानी समझिए कि आधे से ज़्यादा मार्केट जो है फूड डिलीवरी का वो बैठा है ज़ोमैटो लेके। तो इनके पास मार्केट में पकड़ है। डिलीवरी रेवेन्यू 41 से आता है, हाइपर प्रो से 30 आता है, क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट से आता है 24.1। ये इनका प्रोडक्ट मिक्स है। अगर आप लोकेशन देखोगे तो मोस्टली इंडिया में ही है, लेकिन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे ना तो प्रॉफिट भी इनको आने लगा है, वो भी क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट से। यहाँ इनके साथ बहुत पॉजिटिव है। अब अगर आप इनको कंपेयर करोगे ना स्विगी के साथ, तो अगर आप देखो एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो कस्टमर्स की है वो ज़ोमैटो की है ₹660 की,
लेकिन स्विगी की है वो 487 रुपीज़ की। मंथली ट्रांज़ैक्शंस भी देखोगे ना कितने मिलियंस हैं, तो 20.7 मिलियन ज़ोमैटो है और 15 प तो पीछे है, ऐसा नहीं इसीलिए मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। बट हाँ, फिर आर्गुमेंट आप ये रख सकते हो कि क्या उस तरीके से वो आ चुके हैं, उस फंड्स को उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया कि नहीं कर लिया, वो देखना है। तो ऑपरेशनल मैट्रिक्स आप हर जगह देखोगे तो ऐसा ही होगा। चाहे क्वार्टरली ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखोगे वो भी, और कॉमर्स वैल्यू ये देखिए, ये ब्लिंकिट की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 50% का डिफरेंस है। तो हर नंबर के बेसिस पर ज़ोमैटो बेटर दिख रहा है स्विगी से। तो करंट सिचुएशन में भी आप देखोगे ना, तो फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर ही है, सेम ज़ोमैटो की है, तो ऐसा नहीं है। तो करंट वैल्यू देखोगे तो ज़ोमैटो की स्विगी की 390 पर लिस्टिंग होनी ही चाहिए, ये ऑफ़र कर रहे हैं। गेन के साथ होती है या डिस्काउंट में होती है वो बात की बात है, बट करंट प्राइस 390 है और ज़ोमैटो का करंट प्राइस है 241। याद रखिए 3% नीचे आया है। जब आईपीओ आता है तो दोनों की वैल्यू सेट होती है, दोनों की वैल्यू एडजस्ट होती है, कम मार्केट कंपेयर करता है। स्टॉक भी देखोगे तो 288 का बहुत ही हाईली ट्रेडेड है, ठीक है। बट अब आपको देखना है कि मान लेते हैं कि वो 391 पे 390 पे ही लिस्ट होता है, 241 पे होता है, तो किधर है? एक तरफ वो कंपनी जो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है, क्रैक कर चुकी है, वो, और दूसरी तरफ कौन-सी बिज़नेस जो अभी क्रैक करेगी। क्या वो करेगी, क्रैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर से याद आया, अगर आप कंपनी का आईपीओ आरएसपी देखोगे, तो उनने बहुत सारे लिस्ट किए हैं रिस्क। सबसे पहला तो रिस्क यही है कि जब आप इक्विटी मार्केट में आप स्टॉक में बाय करते हो, सेल करते हो, उसमें आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो अपने आप में ही रिस्की है, वो इंडस्ट्री ही रिस्की है। लेकिन उसके अलावा क्या देखोगे कि इनके नेगेटिव क्लोज़, जब से ये बने हैं तब से इनके नेगेटिव कैश फ्लो ही ऑपरेशन से ये कभी पॉजिटिव नहीं आए, और इन्होंने लिखा है कि अगर इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो ये कंटिन्यू करेंगे लॉसेस ही पोस्ट करना। दूसरा टर्म जो आप देखोगे ना वो है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब जितने भी आपको इनके रिस्क मिलेंगे उसमें ज़रूर आएगा ये टर्म कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब ज़ोमैटो, स्विगी जो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है, क्विक कॉमर्स का है, ये नए यूज़र्स को एक्वायर करना और करंट यूज़र्स को अपने पास बनाए रखना, मेंटेन करे रखना, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके लिए ऑफ़र्स लेकर आएँगे, ब्रांड्स लेकर आएँगे, नई-नई बेटर सर्विस लेकर आएँगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो रिटेन नहीं कर पाए नए यूज़र्स या एक्जिस्टिंग यूज़र्स को रिटेन नहीं कर पाए, याद रखिए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, तो ये इनका बिज़नेस सीवियरली इफ़ेक्ट होगा। ये इन्होंने खुद ही से बता रखा है। इसी तरह अब आप इनके जितने भी आप रिस्क में चलोगे, वहाँ पर आपको यही जानने को मिलेगा। डिलीवरी पार्टनर्स जो आपको डिलीवर करके देते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उनको मेंटेन करना, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी और सर्विसेज़ देखना, टेक्नोलॉजी को देखना, वो भी अगर ये नहीं कर पाए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव में, तो भी इनको रिज़ल्ट होगा ऑपरेशनल लॉस में। ये इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है। फिर अब आगे चलते हैं इनके, अब आगे इनके जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, मर्चेंट पार्टनर्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनको भी ये रिटेन नहीं कर पाए, अपने साथ नहीं रख पाए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तो भी इनके बिज़नेस में डिक्लाइन आएगा, अपने प्लेटफ़ॉर्म में डिक्लाइन आएगा और लॉसेस होंगे। ये बात अगेन हमको याद रखनी है। फिर आप इनके डार्क स्टोर में आ जाओ। जो डार्क स्टोर, वो डार्क स्टोर कुछ नहीं होते, किराना की दुकानें होती हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो उस शॉप पे, उस डार्क स्टोर पे वो ऑर्डर पैक होता है, फिर आपके आता है। आप जाके डायरेक्टली वहाँ ले नहीं सकते, और डार्क स्टोर अगर आपको जनरली नहीं पता, तो नॉर्मल किराना की दुकान है बिना बोर्ड की, उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा होता, तो आप आते जो उसके सामने से 20 बार आओगे, जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये किराना यहाँ अंदर सामान रखा है। वेयरहाउस आप सब टाइप का समझ सकते हो। तो डार्क स्टोर ओपन करते रहते हैं आपके घर के पास-पास, जितना पास होगा उतना जल्दी डिलीवरी होगा। तो ये भी अगर अपने डार्क स्टोर को मेंटेन नहीं कर पाए क्विक कॉमर्स बिज़नेस के लिए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, तो ये भी इनके रेवेन्यू में, इनके बिज़नेस में लॉस होगा, ऑपरेशनल लॉस होगा, तो ये भी फिट किया हुआ है। ऐसे और भी लॉस हैं। अब सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में बिज़नेस आ जाता है। ये भी इनके लिए ज़रूरी है, नए वेयरहाउस बनाना, पुराने क्लोज़ करना, अनऑपरेशनल है, जहाँ प्रॉफिटेबल नहीं है, वो भी करना है। अगर ये ठीक से नहीं कर पाए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, यहाँ पर भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। फिर इनके आगे चलते हैं। अब आता है कॉम्पिटिशन। देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है। ज़ोमैटो तो लिस्टेड है, लेकिन ज़ेप्टो वगैरह, बिग बास्केट, ये लिस्टेड भी नहीं है। तो लिस्टेड मार्केट्स, अनलिस्टेड मार्केट्स, दोनों तरफ से इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, और पैसों की कमी नहीं है। बिग बास्केट टाटा का है और उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। ज़ोमैटो के पास वैसे ही पैसा है। ज़ेप्टो फंडिंग पे फंडिंग रेज़ किया जा रहा है, और भी लिस्टेड है। और आजकल तो आपके जो नॉर्मल सुपरमार्केट स्टोर्स होते हैं, आपके छोटे आपके घरों में आस-पास होते हैं, वो भी आपको फ़ोन पे ऑर्डर करके, व्हाट्सऐप पे ऑर्डर करके आते हैं। जियो मार्ट अलग एक एक चीज़ है। हाइपर लोकल जो है एकदम आपके घर के बगल में, वही आपको डिलीवर करता है।
तो वहाँ से भी है। तो वहाँ इनको इंटेंस कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द मार्केट। तो इनको भी इन्होंने टैकल नहीं किया इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, तो ये भी इनके लिए एक बात होगी। इन्होंने कुछ लिस्ट किया है, जैसे ज़ोमैटो है क्यूएसआर में, जो आउट ऑफ होम डिनर के लिए है उसमें ज़ोमैटो ईज़ी डिनर है, क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट है ज़ोमैटो का, ज़ेप्टो है, बिग बास्केट है। तो इस तरह के इन्होंने अपने कुछ लिस्ट भी की हैं पीएस जहाँ इनको देखने मिल रही है। फिर रेस्टोरेंट पार्टनर्स भी आ गए जहाँ ये डाइन इन फैसिलिटी देंगे। उनको भी इन्हें मेंटेन करना है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे और अच्छी क्वालिटी फूड देनी है, नहीं होगा तो ये भी इनके बिज़नेस में लॉस आएगा। अब ये टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड करते हैं, सिर्फ़ ऐप से चलते हैं, तो अगर इनके ऐप्स मेंटेन नहीं हो पाए, वो लोड नहीं ले पाए या किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो भी इनको सीवियर लॉस होगा और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होगा। एक बार पब्लिक हट गई उनसे कि नहीं ये तो अ, डेटा लॉस हो रहा है या ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, वो भी ये नहीं कर पाए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव बिज़नेस, तो भी एडवर्स इफेक्ट करेगा इनके बिज़नेस में। तो इस तरह के इन्होंने काफ़ी सारे लॉस किए हुए हैं, आप आराम से पढ़ लेना इनका। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी ब्रीच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हमने स्टार हेल्थ का देखा, किस तरह से उनके पूरा रिकॉर्ड्स उनके नेट पे टहल रहे हैं, बिकने को तैयार हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। तो इसमें और भी रिस्क हैं, तो ये भी अगर ये ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, तो भी इनके बिज़नेस पे क्लियरली एक इफ़ेक्ट आएगा। और इन्होंने ये भी लिस्ट किया, आई डोंट थिंक इन्होंने क्यों लिस्ट किया है, बट स्टिल स्विगी एक ब्रांड है। स्विगी ब्रांड को मेंटेन करना, उसे ओन करना और एक अच्छे लाइट में रिफ्लेक्ट करना, ये भी ज़रूरी है। अगर ये वो नहीं कर पाते हैं, उनके ब्रांड की वैल्यू गिर जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेंगे और बिज़नेस ऑपरेशंस में इफ़ेक्ट होगा। एक और एक है, लेकिन ये ज़ोमैटो के साथ भी है। ये देखोगे कि इन्होंने लिखा है कि हमारे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है ऑपरेटिंग और बिज़नेस स्केल, और उसको स्केल करने का, स्कोप बढ़ाने का, कॉम्प्लेक्सिटी का। क्यों? क्योंकि 2014 में ही बनी थी। सेम कहानी ज़ोमैटो के साथ भी है। तो क्योंकि ये नए हैं और एक लेवल का इनको एक्सपीरियंस है, उससे बड़े लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो अलग-अलग स्टेट्स, अलग-अलग लोकेशंस के हों, वो ना तय कर पाएँ और ठीक से टैकल ना कर पाएँ, सक्सेसफुली नहीं कर पाएँ, ऑपरेट नहीं कर पाएँ, तो भी इनको परेशानी हो सकती है। ये भी एक आउट ऑफ रिस्क है। क्विकली कुछ और देख लेते हैं, जहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि फंडिंग रिक्वायरमेंट जो जो इनके प्रोजेक्शंस हैं, वो इनके मैनेजमेंट ने दी हैं। देखिए, प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शंस होते हैं, एक बेस्ट एस्टिमेटेड गेस होता है। अगर वो ठीक नहीं हो पाए, वो और देखिए उन्होंने बताया भी है कि वो उनके मैनेजमेंट्स ने एस्टिमेट किया है, वो किसी बैंक ने अप्रेज़ नहीं किया है। तो अगर वो एस्टिमेट्स ठीक नहीं हुए, ऑब्जेक्ट्स से मैच नहीं कर पाए, तो भी इनको लॉस हो सकता है। क्विकली मैंने एक एक रफ गेस कर दिया, आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या होगा। अब देखते हैं स्विगी, ज़ोमैटो में। देखिए 390 वर्सेस 76, याद रखिए 76 पे लिस्ट हुआ था ज़ोमैटो। सॉरी, ज़ोमैटो 76 का था, लिस्ट तो वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल पे हुआ था, 116 के परसेंट पे हुआ था। लिस्टिंग के बाद उसने देखिए हाई बनाया कितना, 163 का। लेकिन उसके बाद जो इसका फॉल आया, वो आप देख सकते हो कि नीचे फॉल आया, यहाँ फिर डबल बॉटम बना के गया। जो हो हल्ला है, जो एंथुसियाज्म है, वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो अगर आप ऊपर से इसके जो गेन देखो, लॉस देखोगे, तो ऑलमोस्ट 73% वैल्यू इसने लूज कर दी थी। याद रखिए, जो हो हल्ला है स्विगी का, वही जोमेटो के टाइम भी था। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते, तो फिर यही होता है। और 73% वैल्यू लॉस कर गया था, ये बात भी हमको याद रखनी है। अगर हम मंथली बेस पे देखोगे, अगर मैं मंथली ड्रा करूँ, तो क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न बना के, डबल बॉटम बना के ऊपर गया था। आज ज़रूर ऊपर है, लेकिन इसको बाद में तकलीफ देखने को मिली थी। अब ज़ोमैटो में टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं थोड़ा-सा चार्ट को ठीक कर दूँ, तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है छोटे लेवल पर। देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस लेवल पे बन रहा है। इसका टारगेट भी यहीं पर है और एक सपोर्ट भी है। अगर यहाँ से ये रिकवर हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक और हेड एंड शोल्डर, बड़ा हेड एंड शोल्डर बनने के चांस भी हैं। अगर यहाँ बना, तो इसकी वैल्यू और नीचे आ जाएगी, जो आराम से इसको 177 के आसपास ला सकती है। यहाँ पर एक पहली बार सपोर्ट भी। तो ज़ोमैटो में एक टेक्निकल रिस्क है, डेफ़िनेटली एक रिस्क है, तो हमको इस बात को देखना है, क्या वो छोटे हेड एंड शोल्डर से रिकवर करके ऊपर आ जाती है, या वो बड़ा हेड एंड शोल्डर बनाती है और अच्छे लेवल पे नीचे आएगी। 50 डीएमआर पे नीचे है, 100 डीएमआर के बिल्कुल आस-पास है और यहाँ नीचे तो 200 डीएमआर से काफ़ी नीचे है, तो हो सकता है कि 200 डीएमआर का सपोर्ट भी ले ले। बट 100 डीएमआर के आस-पास है, एक सपोर्ट बना हुआ है। और जब लिस्ट होता है ना, तो देखिए लिस्ट में होता क्या है, 2 कंपनी जो पीयर कंपनी आस-पास होती हैं, मान लेते हैं एक ₹200 पे है और एक ₹100 पे है, दोनों को किसी न किसी प्राइस पे कन्वर्ज होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? अगर आप मैं लास्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। तो एक्सिस बैंक आपके पास ब्लू लाइन में है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो येलो लाइन में।
दोनों एक दूसरे के पीयर हैं। आप देखोगे कि एक दूसरे के प्राइस को ये कैच करते हैं, क्योंकि पीयर्स हमेशा आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये वन डे का प्राइस है। आप देखोगे कि जब आईसीआईसीआई बैंक में मूव आया तभी एक्सिस बैंक में भी आया, उसी तरह से मूव किया। हाँ, लॉन्ग टर्म पे अलग होता है। 5 ईयर्स मैक्स में देखोगे 10 साल में तो फ़र्क ज़रूर आ जाएगा। 5 दिन का हम इसका चार्ट देखते हैं, देखिए इस सेम प्राइस सेम बिहेवियर कैच कर रहा है। 1 महीने का हम चार्ट लगाते हैं तो फिर देखिए कि वो उसी प्राइस को कैच करने की कोशिश कर रहा है। या तो जो प्राइस जिसका अप है वो डाउन की तरफ आएगा, या डाउन जो है वो अप की तरफ जाएगा। उसको कैच अप कहते हैं। वो प्राइस जो है वो कहीं न कहीं मीट करेंगे। 6 महीने का चार्ट देखिए, सेम पैटर्न सेम मूव बना रहे हैं दोनों के दोनों। ये पीयर्स के साथ होता है। 1 साल देखोगे आप तो 1 साल में आईसीआईसीआई बैंक तो ऊपर निकल आया है, एक्सिस बैंक को थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है, बट स स्टिल बीच-बीच में प्राइस पैटर्न आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में थोड़ा अलग देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अलग होती है, बट फिर भी आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि पैटर्न्स जो होते हैं वो एक ही तरह होते हैं। तो सेम कहानी स्विगी, ज़ोमैटो के साथ हो सकती है। जो 390 का है वो नीचे आ सकता है 200 पर, या जो 200 की वैल्यू है वो 390 के पास जा सकती है। एक प्राइस के आस-पास आके ये कन्वर्ज होते हैं, यही ट्रेडिशन है। हार्ड फैक्ट रूल है बिल्कुल नहीं है कि आप इसको लेके कहीं डॉक्यूमेंट करोगे, प्रूफ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखूँगा लास्ट टाइम जब स्विगी का लास्ट डे होगा, उस टाइम देखूँगा किस तरह के मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स डंप हुए, अभी यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए, अगर मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे नहीं हुए, तो भले ही कितना बड़ा स्विगी आईपीओ लेकर आए, बहुत ही डिस्काउंट में लिस्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, तो अपने आप ही डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा होता है, हैप्पीनेस होती है, तो स्टॉक हमेशा गेन के साथ, लिस्टिंग गेन के साथ होता है। तो देखेंगे लास्ट डे किस तरह से इंस्टीट्यूशंस अप्लाई कर रहे हैं, रिटेलर्स अप्लाई कर रहे हैं, डीआईज़ अप्लाई कर रहे हैं, फिर देखेंगे। फिर भी मोस्ट चांसेस है कि स्विगी में मैं लिस्ट करूँगा, लेकिन मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ज़ोमैटो में है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक एक्सप्लेनर करने की कोशिश की थी, जहाँ हमने कंपेयर किया स्विगी को ज़ोमैटो से, हेल्प ली एक्सिस और आईसीआईसीआई की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।